हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे किस राज्य सरकार ने राष्ट्र हित का हवाला देते हुए लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने को कहा है, और साथ में ये भी कह दिया है कि 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले नेता ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे और इसके लिए कानून बनाने जा रहा है। वो क्या है मामला, डिटेल चर्चा करेंगे। और जनसंख्या को लेकर ऐसी क्या अचानक सी बात हो गई, पहले नियंत्रण की बात होती थी, अब ज़्यादा बच्चा पैदा करने की बात क्यों है, और ये दक्षिण भारत का मामला है। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो जनसंख्या का अनुपात गड़बड़ाया है वो भी बात करेंगे, और पॉलिटिकल जो सिनेरियो उसकी वजह से गड़बड़ाने वाला है वो भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर में किन 3 अफ्रीकी देशों की उन्होंने यात्रा की है, किस अफ्रीकी देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है, किस देश को वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1000 मैट्रिक टन चावल और कैंसर उपचार के लिए मशीनें भेंट की है। भारत सरकार ने श्रीलंका के तमिल कम्युनिटी के शिक्षा के लिए अनुदान को दोगुना कर दिया है, तो कितना हो गया है अब। टेस्ट मैच में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं क्रिकेटर। किस देश की टीम ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून में संशोधन करके बाल सगाई पर प्रतिबंध लगाने और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने को कहा है, सुझाव दिया है। और भी कई टॉपिक है, डिटेल बात करेंगे, मैप के जरिए बात करेंगे, सब कुछ ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन देखते हैं वीडियो, ठीक है, तो उनसे अपील है ज़रूर कर लें अगर आपको पसंद आए ये वीडियो। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों से अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की है और 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनाव में पात्र बनाने वाला कानून बनाने की योजना के बारे में खुलासा किया है। आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या ना है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वैसे PDF इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू, और ये न्यूज़ क्लिपिंग देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और भारत के तमाम अखबारों में ये बिल्कुल सुर्खियाँ बन गई है ये खबर, और नई बहस शुरू हो रही है इस टिप्पणी के साथ कि जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे और अब जनसंख्या बढ़ाने की बात अचानक से क्या हो गई है। नायडू ने क्या कहा है, नायडू ने अभी कहा कि हम अधिक बच्चे वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने और दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहे हैं, और कहा कि दक्षिण के राज्यों में बढ़ती हुई उम्रदराज आबादी है, मतलब युवा लोगों की संख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से उम्रदराज लोगों की संख्या है वहाँ पर, ठीक है। युवा के जो अनुपात में वो स्थिति चिंताजनक है, और इसी वजह से कहा है कि आंध्र प्रदेश में जो लोग हैं, निवासी हैं, वो सब ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ठीक है। और ख़ास बात है कि स्थानीय निकाय चुनाव केवल वही लोग लड़ पाएंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। तो ये कानून वहाँ लाने जा रही है सरकार, और ये कानून तुरंत लागू नहीं होगा, मतलब कि उसका एक डेट दिया जाएगा कि इतने साल के बाद से मतलब अभी से जो विवाहित हो रहे हैं उनके जो बच्चे होंगे उनके बारे में होगी, ठीक है। और ये भी कहा कि इन्होंने 7 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल का एक फैसला था, उसको पलटा है, जिसमें ये कानून था कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने से रोकने का कानून था पहले से, ठीक है। अब उल्टा कर रही है ये सरकार, यानी N चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अब हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तभी स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ पाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये होगा कि जनसंख्या वृद्धि को ये N चंद्रबाबू नायडू या कहें दक्षिण भारत का ये जो राज्य है वो प्रोत्साहित क्यों कर रहा है। देखिए, मामला ये है कि भारत की जो औसत जनसंख्या वृद्धि है ना, वो कुछ डेटा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। 1950 के दशक में 1950 के दशक में 6.2% थी, मतलब भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि, और ये घटकर 2021 में 2.1 पर आ गई है। देश भर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में ये जो आंकड़ा है ये घटकर 1.6% ही रह गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक दंपति यानी पति पत्नी
उसके जो एवरेज बच्चे हुआ करते थे वो 6.2 हुआ करते थे। ठीक है, अभी क्या है, देश भर में 2021 में 2.1 हो गए हैं, मतलब मतलब एवरेज में 2.1 बच्चे हैं। आंध्र प्रदेश में ये संख्या 1.6 एवरेज में रह गई है। ठीक है, किसी के पास एक ही बच्चे हैं ज़्यादातर लोगों के पास, और किसी के पास 2 बच्चे हैं। तो इसमें क्या है, चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि हम पहले से घाटे में हैं और 2 से कम बच्चा पैदा होने की वजह से युवा आबादी में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, और 2 से अधिक बच्चे पैदा होने पर ही स्थिर जनसंख्या सुनिश्चित हो सकेगी। ये मैं क्लियर कर दूं कि ये बात आंध्र प्रदेश के लिए ये कह रहे हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और इनका ये कहना है, कुछ बातें इन्होंने ये कही है कि हमारे पास जनसांख्यिकी लाभ केवल 2047 तक ही है। 2047 के बाद आंध्र प्रदेश में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो स्थिति जापान और चीन में भी देखने को कुछ हद तक मिल रही है, यूरोप के कई सारे देशों में मिल रही है, तो ऐसा ही होने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। तो उनका साफ कहना है एन चंद्रबाबू नायडू का कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि युवा आबादी जो है ना वो बरकरार रह सके। युवा आबादी होगी तो कामगार लोग होंगे। ठीक है, और ये देश के हित में भी होगा, ऐसा नायडू का कहना है। नायडू जो है वो इससे पहले चिंता व्यक्त करते रहे हैं कि जो है दक्षिण के राज्यों में ख़ास तौर पर ये आबादी का जो संख्या है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, जबकि उत्तर के जो राज्य है वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। पहले ये जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में थे नायडू, और लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि नहीं, अब हमें डर है कि युवा के मतलब राज्य में पर्याप्त युवा आबादी उतनी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े भी हैं यहाँ पर। देखिए दक्षिण के राज्यों में जो औसत आयु है वो क्या स्थिति हो गई है, और उत्तर के राज्यों में क्या स्थिति है। जैसे 2011 की जो जनगणना थी, 2021 में जनगणना हुई नहीं, कोविड-19 था, उसके बाद अभी तक तो जनगणना का कोई मामला सामने आ नहीं रहा है। सरकार जरूर कह रही है, अमित शाह जी का बयान आया था गृह मंत्री का कि हम जनगणना कराने वाले हैं, तो देखिए कब होती है। लेकिन पिछली जो जनगणना है ना वो 2011 की है, तो उसके अनुसार दक्षिण के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की जो औसत आयु है पहले से ही कई उत्तरी राज्यों से अधिक है। औसत आयु मतलब क्या है कि ज़्यादा उम्र के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं उत्तर भारत की तुलना में। जैसे 2011 में केरल में जो औसत आयु थी वो 31.9 थी, वर्ष थी। ठीक है, और फिर तमिलनाडु में 29.9, आंध्र प्रदेश में 27.6, कर्नाटक में 27.4 और तेलंगाना में 26.7 थी। इसकी तुलना में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य जो ज़्यादा युवा हैं उसकी जो औसत आयु है वो 21.5 और 19.9 है। जैसे बिहार की 19.9 और उत्तर प्रदेश की 21.5। ये आंकड़ा जो है ना वो 2011 के जनगणना का है। अभी जो आंकड़े हैं ना देश की जनसंख्या के वो अनुमानित हैं। ओके, वर्तमान में जो चल रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इतनी आबादी हो गई है, तो अभी अनुमानित है, एग्जैक्ट जो है ना आंकड़ा अभी नहीं आया। तो हम जब बात करेंगे तथ्यों की तो 2011 की जनगणना को लेंगे। तो पहले से ही इसी के अनुसार ये देखिए जो औसत आयु है वो दक्षिण भारत की इस तरफ के राज्यों की, इस तरफ से राज्यों की वहाँ ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि वहाँ कम बच्चे पैदा हुए हैं, जो कि इसी वजह से एवरेज जो औसत आयु है वो ज़्यादा है, और यहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा हुआ है उत्तर के राज्यों में, इसलिए औसत आयु हम कम देख रहे हैं। तो ये स्थिति है। ठीक है, अब इसका क्या असर होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका बड़ा इफेक्ट जो होने जा रहा है ना वो राजनीतिक असर होने जा रहा है। अभी जैसे कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी पार्टी की बनेगी सरकार, तो सारा ध्यान होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत ली जाए ताकि हम केंद्र में, दिल्ली में जो है ना सरकार बना सकें, केंद्र सरकार बना सकें। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में क्या है कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितने हैं? 543 सीटें हैं, ये हैं लोकसभा। और 1977 के बाद, 1977 के बाद लोकसभा
सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है वो भी बताते हैं हम आपको। दरअसल अब तक 4 बार लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, ने डिलिमिटेशन वो कमीशन का गठन हो चुका है। एक है 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। हालांकि 2002 में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? दरअसल हुआ ये बात है कब की? इंदिरा गांधी के समय की। और तो उस समय ये हुआ कि तो 2002 के बाद आखिर क्यों नहीं बढ़ी संख्या? क्योंकि हालांकि पॉपुलेशन तो बढ़ गया और जनगणना भी हुई। दरअसल देखिए क्या है ना कि संविधान में प्रावधान है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीट की संख्या इतनी ही होगी कि इस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच में अनुपात हो, मतलब जहाँ तक व्यवहारिक हो, तो सभी राज्यों के लिए एक समान हो। मतलब ये निकलता है कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर लोकसभा की सीटें ज़्यादा होंगी और जहाँ पर कम जनसंख्या होगी वहाँ पर लोकसभा की सीटें कम होगी। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में मतलब ये निकला कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा रुचि दिखाई वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण हुआ, कम जनसंख्या बढ़ी। और जिन राज्यों ने नहीं रुचि दिखाई उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। पहले से ही ये 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार ये सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश में है, उसका जो बिहार, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि उन राज्यों में संख्या ज़्यादा है, तो मतलब ये हुआ कि परिवार नियोजन जिसने ज़्यादा सख्ती से अपनाया, लोगों को पढ़ाया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ चूँकि जागरूकता पैदा हुई तो बच्चे कम पैदा हुए, मतलब लोगों ने 1 या 2 ही बच्चे पैदा किए, ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाई। और वहाँ इस वजह से क्या है, वहाँ उन्नति भी ज़्यादा हुई दक्षिण के राज्यों में, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि चूँकि संख्या कम हो गई है तो ऐसे में क्या है कि जहाँ पर यानी दक्षिण के राज्यों में जहाँ आबादी कम है वहाँ अनुपात में सीटें कम होने की आशंका है। तो हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1976 की बात है, आपातकाल के दौरान, तो उस समय इन्हीं जो आशंकाएं थी, ये सब चीज़ें जो वो थी कि दिक्कतें थी कि भाई उत्तर और दक्षिण में आबादी का अनुपात अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि और ज़्यादा यहाँ सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, प्रभाव इन लोगों का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। तो संसद में अगर किसी चीज़ पर वोटिंग होगी तो इधर के जो राज्य के लोग हैं वो अपनी बात मनवा लेंगे वहाँ पर, क्योंकि दक्षिण के राज्यों की चूँकि जनसंख्या कम है इसलिए लोकसभा की सीटों की संख्या कम होगी। क्योंकि आने वाले वक्त में ये डिलिमिटेशन होना है, यानी फिर से इन चीज़ों को देखना है कि कितनी सीटें होती हैं आबादी के अनुपात में। तो ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, जो चिंताएं, जो बातें सीधे तौर पे एन चंद्रबाबू नायडू नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में है, संदेश लगभग यही है। यही चिंता 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय भी थी। तो उस दौरान संविधान में संशोधन करके परिसीमन के वर्ष को 2001 के लिए स्थगित कर दिया गया था उस समय। ठीक है, कि 2001 तक, ठीक है, 2001 तक परिसीमन नहीं होगा, जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। ओके, मतलब ये हुआ कि उसके बाद ही सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी जनगणना के अनुसार। लेकिन फिर 2001 में भी यही चिंताएं आई कि भाई आप तो फिर से जो है ना वो जनगणना के अनुसार ये संख्या उधर की आबादी बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई मिलेगी, तो इस वजह से यहाँ की संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर 2001 में ये तय कर दिया गया संविधान संशोधन करके कि
अगली जो डिलिमिटेशन होगी यानी परिसीमन होगा, यानी आबादी के अनुसार लोकसभा सीटों को फिर से तय किया जाएगा, संख्या बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ाई जाए इसके लिए। तो ये ईयर कर दिया गया 2026 तक, ठीक है, कब 2026 तक बढ़ा दिया गया कि 2026 तक पूरे देश में ये एक अनुमान लगाया गया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो परिवार नियोजन है वो उत्तर के राज्य भी बहुत कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उत्तर और दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर एक समान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर के राज्यों ने परिवार नियोजन को ढंग से लागू नहीं किया, जबकि दक्षिण के राज्यों ने बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन को लागू किया और इसकी वजह से जनसंख्या का अनुपात उत्तर और दक्षिण के राज्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यही माना जा रहा है इसी वजह से कि एन चंद्रबाबू नायडू ने अब कहा है कि हम पहले से घाटे में हैं, 2 से कम बच्चे होने से युवा आबादी तेजी से गिरावट आएगी, तो इसलिए 2 से अधिक बच्चे होना जरूरी है, तभी स्थिरता होगी। अब ये सारी जो बातें कही हैं उसकी मैं एक न्यूज़ क्लिपिंग दिखाता हूँ। ये एनडीटीवी की एक रिपोर्ट, मैं जब इसको लेकर रिसर्च कर रहा था ना, इस पूरे मामले को लेकर जो चंद्रबाबू नायडू ने जो बातें कही थी, देखिए कही थी सिंपल सी बात है, लेकिन उससे निकलकर कितनी सारी बातें आ गई हैं, राजनीति की कितनी बातें आ गई हैं, तो यही सब आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो एक मुझे न्यूज़ मिला, ये 2023 का है। इसमें जो है ना वो ये अनुमान लगाया गया कि जब जनगणना होगी अभी, ठीक है, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा यानी लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, तब क्या स्थिति बनेगी 2026 में, क्या स्थिति बनेगी। तो ये देखिए आंकड़ा, क्या आंकड़ा होगा। आप ये दक्षिण के राज्य हैं, ये उत्तर के राज्य हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब ये संख्या इस, चूंकि जो इसने एनडीटीवी ने एक अनुमान लगाया कि चूंकि प्रोजेक्टेड जो आबादी है वो इतनी है, तो उसके अनुसार कितना सीटें होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं और ये 2026 में अगर परिसीमन होता है यानी डिलिमिटेशन होता है, तो ये सीट बढ़कर 128 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अंतर कितने का आएगा, 48 सीटों का अंतर आ जाएगा। मतलब एक राज्य जो है ना वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, करीब 700 से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। ओके, बिहार में 40 सीट है अभी, वो बढ़कर 70 सीट हो जाएंगी, यानी 30 का इजाफा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और ये बढ़कर 47 हो जाएंगी, तो 18 का अंतर आ जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 68 हो जाएगी, 20 बढ़ेगा। राजस्थान में 25 से बढ़कर 44 हो जाएंगी और 19 का इजाफा होगा। ये उत्तर भारत के राज्य हो गए। अब दक्षिण भारत के राज्य देखिए, कर्नाटक जहाँ पर 28 सीटें हैं वहाँ मात्र 8 बढ़ेंगी और ये 36 सीटें हो जाएंगी, ठीक है, मात्र अंतर 8 का है। तेलंगाना में 17 से बढ़कर 20 होंगी और मात्र 3 बढ़ेंगी। आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 28 होंगी, तो ये 3 देखिए। तमिलनाडु में 29 से बढ़कर 41 सीटें होंगी, 2। और केरल में तो उल्टा होगा, केरल में चूंकि आबादी में कमी आई है तो ऐसे में 20 से घटकर ये संख्या हो जाएगी 19 लोकसभा सीटों की और -1 में चला जाएगा। इसी वजह से दक्षिण के राज्य जो है ना अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वो देख रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ तो उनको तो घाटा हो रहा है इस पूरे मसले पर, ठीक है। तो ये जो एक आंकड़ा है ये लगभग करीब जो आबादी है 2026 में भारत की वो लगभग बताया गया कि 1.42 अरब हो जाएगी और इसके अनुसार जो सीटें होंगी वो 543 से बढ़कर 753 सीटें हो सकती हैं। कितना, 753 सीटें हो सकती हैं। ओके, अभी कितनी है तो 543 सीटें हैं इस वक्त, ठीक है। तो ऐसे में दक्षिण के राज्य बहुत घाटे में होंगे और उत्तर के राज्य बहुत फायदे में होंगे। तो ये आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि तनाव और बढ़ेगा, जिसका नतीजा है कि एन चंद्रबाबू नायडू ने इतनी सारी बातें ये कह दी हैं कि भाई हम तो अब आगे बढ़ने जा रहे हैं और आबादी को बढ़ाने की कोशिश करने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि स्थानीय निकाय चुनाव
लड़ने के लिए पात्र बनाने वाला कानून भी बनाया जा रहा है। और यही नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, नौकरियों के लिए उसमें होगा, ताकि लोग प्रोत्साहित हो सकें कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा मामला आप समझ चुके होंगे। अब हम चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सरकारी जॉब न्यूज़ को। और हमारा ऐप है, उसका नाम है शार्प लर्निंग, जहाँ पर कई कोर्सेज चल रहे हैं। और एक लेटेस्ट जो कोर्स है ना, वो लॉन्च हुआ है 71st BPSC का GS फाउंडेशन बैच 2। बैच 1 में सीटें फुल हो गई थी, बहुत सारे बच्चे आ गए थे, तो अब बैच 2 लॉन्च किया गया। बैच 1 फुल हो गया था, फिर एडमिशन बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो मैसेज, यूट्यूब पे कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेज, ऐप पे मैसेज, इतने सारे हज़ारों की संख्या में आए, तो हमने अब बैच 2 लॉन्च कर दिया है। और इसके क्लासेस जो है 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसका फ़ी आप देख रहे हैं 2100 रुपये है, और 4 नवंबर के बाद ये 3100 रुपये हो जाएगा। बहुत ही मामूली सा प्राइस रखा गया है। और ये इसकी वैलिडिटी अब 24 महीने रहेगी, यानी 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी और 10 महीने में पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। GS कोर्स, GS में करंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, इसके अलावा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यव्यवस्था और विज्ञान, इसके विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। बिहार स्पेशल भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और ये लाइव बैच होगा, रिकॉर्डेड भी क्लास देख सकते हैं आप। बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि मुख्य तौर पे हिंदी में पढ़ाई होगी और तकनीकी जो शब्द है, शब्दावली है, वो इंग्लिश में होगा। क्लास नोट्स मिलेगा, पैनल PDF, साथ में हैंड रिटन PDF भी मिलेगा, उसको प्रिंट भी करा सकेंगे आप, और वीडियो डाउनलोड भी कर सकेंगे ऐप में। ओके, PT टेस्ट हम लोग लेंगे 20 ऑनलाइन, और मेंस के लिए प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, टेस्ट लिया जाएगा मेंस का भी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, शार्प लर्निंग ऐप है उसमें। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या आप ये ऐप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पर आप सर्च करना है आपको शार्प लर्निंग, या फिर सन्मय प्रकाश आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स का 2 साल का कंटेंट भी आपको मिलेगा, अगले 2 सालों तक। 2023 के मिलेंगे, 2024 के मिलेंगे, 2025 के मिलेंगे, और अक्टूबर 2026 तक के आपको कंटेंट मिल जाएंगे। और हाँ, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, जिन लोगों को केवल, तो वो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। ISPCS मेंबरशिप प्लान है एक, और एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान, जिसमें रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC, इन सब लेवल के तैयारी कराई जाती है। 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए आपको PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं, डिटेल में होता है, जैसे मैं बताता हूँ। वीडियो के लिंक होने से क्या होता है फ़ायदा, जो मैंने ग्राफिक्स के ज़रिए तमाम चीज़ें जो बताई है ना, इससे पहले वाले में मैप का इस्तेमाल करता हूँ मैं, वो सब फ़ायदा हो जाता है आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलें आगे, देर नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अक्टूबर 2024 में किन 3 अफ्रीकी देशों की आधिकारिक यात्रा की उन्होंने। ठीक है, मुर्मू ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी। ठीक है, तो ये 3 देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पर यात्रा की। और किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन 3 देशों में, यानी अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी में पहली यात्रा थी। एक बार ये न्यूज़ देख लीजिए, क्लिपिंग, फोटोग्राफ ये रहा, और एक बार मैप के ज़रिए भी समझ लेते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और अब चलते हैं कहाँ? अफ्रीका की ओर। ठीक है, यह है अफ्रीका, विशालकाय, और उसी में ये देश देख रहे हैं आप, यह है अल्जीरिया, इस तरफ है मॉरिटानिया, और हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे यहाँ पर ये है मालावी। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अफ्रीकी देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है? आंसर होगा इसका अल्जीरिया। ठीक है, अफ्रीकी देश है अल्जीरिया, मैप में अभी मैंने बताया था आपको, और ये रहा न्यूज़ क्लिपिंग। ठीक है, तो अल्जीरिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद यूनिवर्सिटी। तो उसी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विज्ञान, ज्ञान, इन सब के क्षेत्रों में वकालत करने के लिए, यानी एडवोकेसी के लिए, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनको मतलब ये डॉक्टरेट, मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ओके,
तो अक्टूबर में इसी महीने उन्होंने ये यात्रा की है। ओके, तो राष्ट्रपति ने वहाँ पर प्राचीन रोमन एक शहर है उसका नाम है टिपासा, तो वहाँ की भी यात्रा की और वहाँ के जो पुरातात्विक स्थल है उसको जाना, उसको देखा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्राचीन रोमन शहर की उन्होंने यात्रा की थी, कहाँ पर, अल्जीरिया में, तो वो होगा का टिपासा। ठीक है, एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं और अल्जीरिया को देख लेते हैं, फिर और डिटेल बताते हैं आपको। ओके, तो ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलेंगे हम लोग अफ्रीका की ओर। ओके, और अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में यहाँ आप देख रहे हैं जो रेड कलर में है वह है अल्जीरिया, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अल्जियर्स। ठीक है, राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्देल मजीद तेब्बोने, प्राइम मिनिस्टर है नादिर लारबोई। मुद्रा यहाँ पर चलती है अल्जीरियाई दिनार, आबादी तकरीबन 4.67 करोड़ है। और पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, नाइजर हो गया, माली हो गया, मॉरिटानिया हो गया और मोरक्को हो गया। वेस्टर्न सहारा से भी लगता है, इसकी सीमा लगती है, लेकिन वेस्टर्न सहारा में ज़्यादातर हिस्सों पर मोरक्को का शासन है। ठीक है, तो ये है। अब सवाल ये होगा कि ये जो देश है वो भारत के लिए अहम क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अल्जीरिया जो है ना, उसके पास वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस निर्यातक है इस वक्त भी, और शेल गैस उसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अप्रयुक्त, मतलब उसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, शेल गैसेज है। शेल गैसेज जो होती है ना वो मतलब ज़मीन के नीचे, चट्टानों के नीचे होती हैं, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर तो तेल और गैस की जो प्रचुरता है, इस वजह से अल्जीरिया भारत के लिए बहुत अहम देश है, क्योंकि भारत ज़्यादातर हिस्सा तेल और गैस का आयात करता है। ठीक है, तो रूस से आयात करता है, गल्फ़ कंट्री से आयात करता है और अफ्रीका के कुछ देशों से भी आयात करता है, उसमें महत्वपूर्ण है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया से हम लोग तेल, गैस ये सब इंपोर्ट करते हैं और डिफेंस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ें हम उनको देते हैं। ठीक है, फूड से संबंधित चीज़ें भी हम लोग देते हैं, अनाज वगैरह भी देते हैं हम। ओके, और भारत और अल्जीरिया के बीच में टोटल जो व्यापार है वो 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? कौन कौन से समझौते हैं भाई साहब? दिए हैं उपरोक्त सभी, यानी टोटल 4 हैं। एक राजनीतिकों का प्रशिक्षण है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तीसरा है वीज़ा छूट, किन किन को मिले वो, और विदेश कार्यालय परामर्श। तो ये सब चीज़ें जो ना ये एक दूसरे देशों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था, मॉरिटानिया में ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। ओके, तो अक्टूबर में इसी महीने उन्होंने यात्रा की। मॉरिटानिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार मॉरिटानिया भी देख लेते हैं, मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं कहाँ? अफ्रीका की ओर, और फिर से दिखाते हैं मॉरिटानिया जो ये देश है वो। तो यहाँ जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये है मॉरिटानिया। ओके, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है, आप ये देखेंगे, नोआकशॉट। क्या है? नोआकशॉट। यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद औदल गजौनी, प्राइम मिनिस्टर है मुख्तार अदल दजय। मुद्रा यहाँ पर है ओगिया, आबादी करीब 43 लाख के आसपास है। और पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये अल्जीरिया हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया माली, यहाँ पर सेनेगल हो गया इस जगह पर, ठीक है। ये वेस्टर्न सहारा है जहाँ पर कुछ हिस्से में इधर मोरक्को का शासन है, ओके। तो ये और इसकी समुद्री सीमा जो लगती है वो अटलांटिक महासागर से लगती है यहाँ पर, ओके। तो मॉरिटानिया जो है ना उसके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मॉरिटानिया जो है ना अभी अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता कर रहा है। जो अफ्रीकी संघ है उसका अध्यक्ष मॉरिटानिया है, ओके। और पिछले साल 2023 की बात है जब G20 की मीटिंग हुई थी भारत में, और उसी दौरान G20 का अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था? यूरोपीय संघ को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पावर भी है अभी इस वक्त।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश को वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा के दौरान 1000 मीट्रिक टन चावल और कैंसर उपचार से संबंधित मशीनें भेंट किए, वहाँ दी है। आंसर का मालावी, ठीक है, मालावी। तो वहाँ उन्होंने बातचीत की और कुछ समझौते भी हुए हैं, जैसे कला एवं संस्कृति, युवा मामले, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल जो सहयोग है उसको लेकर ये समझौता हुआ है। और भारत ने जो ना वो 100 मीट्रिक टन ये देखे ना राइस वहाँ सौंपा है। कैंसर के इलाज के लिए भावाट्रॉन कैंसर एक मशीन है उसको सौंपा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि एक अस्थाई कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। भारत मदद करेगा उसके लिए। जो जयपुर फुट होता है ना, नकली जो पैर होते हैं वो वहाँ भी बनाए जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों के लिए भी बेहतर ढंग से काम हो सके। ओके, तो मालावी देख लेते हैं एक बार मैप के ज़रिए। मैप से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। ये अपना प्यारा भारत है और ये अफ्रीका। अफ्रीका में ना ये इस जगह है, यहाँ पर है मालावी। ये एक लैंड लॉक्ड देश है, मतलब कि चारों तरफ से इसकी सीमा जो है वो ज़मीन से घिरी है, दूसरे देशों की ज़मीन से घिरी हुई है। और इसको वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में कि वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्या है? मालावी। राजधानी है इसकी लिलोंगवे। क्या है? लिलोंगवे। और राष्ट्रपति हैं लाजारस चकवेरा। मुद्रा यहाँ पर चलती है मालावी क्वाचा, ठीक है। आबादी 2.12 करोड़ के आसपास है। और पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इसकी ये तंजानिया हो गया, ठीक है, मोजाम्बिक इधर हो गया और ये जाम्बिया हो गया, ठीक है। तो ये है इसके पड़ोसी देश। ओके, और दोनों भारत और मालावी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया? आंसर का विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर। और ये फोटोग्राफ रहा राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो 9वीं अध्यक्ष बना दी गई हैं। इससे पहले कौन थी? रेखा शर्मा थी, उनकी जगह इनको बनाया गया है। और ये रहाटकर जो है ना वो 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बीजेपी की लीडर है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं वो। तो उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है या फिर 65 ईयर की जो एज है तब तक के लिए हुई है। और राष्ट्रीय महिला आयोग आपको पता है वैधानिक निकाय है और इसका मकसद यही है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं और उसको ख़त्म करने के में कदम बढ़ाना, कोशिश करना। अगला क्वेश्चन होगा कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक ये कब आयोजित किया गया है? आंसर होगा इसका 19 से 25 अक्टूबर तक ये आयोजन किया गया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इस वीक का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए। तो मकसद है इसका जो सिविल सर्वेंट हैं, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब के लिए पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम करना, उनका स्किल बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल कम्युनिटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो अनुदान मतलब देती है सरकार, तो उसमें दोगुना कर दिया उसको, उस रकम को। तो कितना हो गया? आंसर होगा 17.23 करोड़ रुपए, यानी 17 करोड़ 23 लाख रुपए। इस फंड का मकसद यही है कि श्रीलंका के जो बागानी क्षेत्रों में रहने वाले जो भारतीय मूल के तमिल हैं उनमें एजुकेशन जो है ना वो बढ़े, ठीक है। तो श्रीलंका के जो बागान हैं, चाय बागान है वगैरह हैं, तो वहाँ पर 9 चाय बागानों में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम वहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। तो श्रीलंका भी देख लेते हैं मैप के में। प्यारा भारत है और हमारा ये पड़ोसी है, प्यारा पड़ोसी है। इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। क्या नाम है? अनुरा कुमारा दिसानायके। अभी हाल ही में ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनी है हरिनी अमर सूर्या। राजधानी 2 है यहाँ पर, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे और विधायी राजधानी है, और कोलंबो भी है, वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टेस्ट मैच में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली जो है वो चौथे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं। और इनसे पहले कौन कौन? तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, ये सब इन लोगों ने ये मुकाम हासिल किया हुआ था। अब विराट कोहली ने अभी अक्टूबर में ही ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, किसके खिलाफ यहाँ वो मैच के दौरान ये मुकाम हासिल किया? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पहले अभी जो टेस्ट चल रहा था उसी के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की टीम ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया है? आंसर का न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम ने ये जीत हासिल की है। फाइनल मैच 20 अक्टूबर को हुआ था दुबई में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, वहीं पर आयोजित किया गया था और ये जीत हासिल की है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने। ओके, तो किसको हराकर ये जीत हासिल की? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार जीत हासिल की है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को किस कानून में संशोधन करके बाल सगाई और प्रतिबंध, मतलब बाल सगाई पर प्रतिबंध और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने का सुझाव दिया है? देखिए, अभी तक क्या है ना कि बाल विवाह अवैध है लेकिन गैर कानूनी नहीं है। एक बार विवाह हो गया तो उसको मान लिया जाएगा कि हाँ विवाह हो गया, लेकिन इससे जुड़े हुए जो लोग होंगे उनके लिए सजा का प्रावधान है। अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है कि बाल सगाई पर प्रतिबंध हो और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए, मतलब विवाह हो गया फिर भी मान्यता कानूनी तौर पर नहीं दी जाए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी PCMA एक्ट, ये 2006 का है। ठीक है, तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। और किन जजों की बेंच ने ये फैसला किया है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस देवी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अक्टूबर में ये फैसला सुनाया है। अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने ये कहा कि बाल विवाह जो है ना वो जीवन साथी को चुनने के अधिकार को छीनता है और बाल विवाह निषेध अधिनियम किसी भी पर्सनल लॉ की परंपरा से बाधित नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता, कोई धर्म के लोग, कि हमारा जो पर्सनल लॉ है उसके अनुसार परंपरा ये रही है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, बाल विवाह नहीं हो सकता है। और ये बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय, निर्णय और बचपन का जो आनंद लेने का अधिकार है उसको वंचित करता है। और एक और ख़ास बात कही है। क्या खास बात कही है? कहा कि अनुच्छेद 21 का ये उल्लंघन है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह कहा कि बाल विवाह संविधान के अनुच्छेद 21 में जो दिए गए हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, उसका उल्लंघन करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड भी सवाल होंगे। ठीक है, जो फैसला हुआ है वो किससे, संविधान के किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? ठीक है, किसका उल्लंघन करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जजों का ये कहना था कि नाबालिग के रूप में किसी की जो शादी होती है वो गलत है। ये उसकी पसंद, स्वायत्तता, शिक्षा का अधिकार, लैंगिक अधिकार, बच्चों के विकास का अधिकार, उन सबसे वंचित किया जाता है। और जिन लड़कियों की शादी बचपन में कर दी जाती है उनके स्वास्थ्य का अधिकार से भी उनको वंचित कर दिया जाता है। तो अदालत ने साथ में एक और ख़ास बात कही है, ये कहा है कि भाई संसद से ये कहा है, ये गुजारिश की है कि वो बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन करे और बाल सगाई पर भी प्रतिबंध लगा दे और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने पर विचार करे। ठीक है, विचार करने को कहा है। दरअसल क्या है ना कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है यानी PCMS जो एक्ट है, अंग्रेजी में कहेंगे हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसके अनुसार बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं। ये एक कानून है जिसका उद्देश्य जो है ना वो बाल विवाह पर अंकुश लगाने का है और इसमें शामिल लोगों को सजा देने का है। तो इसी में ये तय है कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। देखिए, बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि बाल विवाह होने के बाद फिर जो दो बच्चे हैं वो उसमें बंधन में बंध जाते हैं और आजीवन। ठीक है, और बाल विवाह कराने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर सजा का प्रावधान है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बाल विवाह के वजह से क्या हुआ है कि
मतलब ये जो कानून है, ये जो कानून है उसकी वजह से बाल विवाह में कमी तो आई है लेकिन रोक नहीं हुई है। और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना निर्देश भी जारी किए हैं, 12 तरह के निर्देश जारी किए हैं। उसमें राज्य सरकार और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे। कलेक्टर और एसपी को जवाबदेह बनाया जाएगा। व्यक्तिगत जवाबदेह बनाने के लिए उसके लिए मतलब राज्य की जो महिला और बाल विकास आयोग है, मंत्रालय है, विभाग हैं, वो सब काम करेंगे। स्थानीय लोगों के साथ जो है ना वो सामुदायिक सहभागिता को लेकर बातचीत करेंगे। ठीक है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो है ना निर्देश ये दिए गए हैं कि स्वतः संज्ञान लेगा जो मजिस्ट्रेट है वो। ओके, तो ये टोटल जो चीज़ें हैं इस पर मुख्य तौर पर ये बाल विवाह को कंट्रोल करने के लिए मतलब उसको बिल्कुल ही हतोत्साहित कर दी जाए, इसके लिए ये सब कदम उठाए गए हैं। ये सारी बातें जो कही गई हैं, ठीक है। और 1 साल बाद स्टेटस रिपोर्ट भी देने को कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 20 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? महान शेफ का विकास, यानी ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, लाइक भी कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पहले ज़रूर कर दें। और हाँ, बीपीएससी का बैच 2 लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, बाय।